हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए आज हम फिजिक्स की एक बहुत ही जबरदस्त क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो स्टूडेंट का दिमाग घुमा देते हैं। बट डोंट वरी, हम हैं तो आपका दिमाग घूमने देंगे ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों जो भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड, हालांकि पूरा का पूरा पैटर्न ही एनसीईआरटी पर है, लेकिन ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं परेशान करके बच्चों को रख देते हैं। बट डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को। ये फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन बच्चों, हम सेकेंड पार्ट को भी करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक होते हैं। हमने बोला ना बच्चों, हर एक सेट में आपके 2 से 4 नंबर, 5 नंबर, यहां तक कि 6-6 नंबर तक के इस टाइप के क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ते हैं। और यही क्वेश्चन बहुत सारे, ये समझिए कि लगभग 70 से 80% बच्चे इनको छोड़ करके आते हैं। बहुत कम ही स्टूडेंट इन पर फोकस करते हैं क्योंकि वो दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि भाई इसको स्टार्ट कहां से करें। डोंट वरी, बहुत ही आसान होते हैं। देखिए कह रहा है बच्चों, दो बिंदु आवेशों के बीच, जो जिस तरह से बोल रहा है रसगुल्लों, अपने को करना क्या है भाई, वही मान लीजिए। मान लेते हैं एक बिंदु आवेश यहां पर Q1 है और एक बिंदु आवेश क्या है बच्चों, Q2 है। क्लियर। और इनके बीच की जो दूरी है रसगुल्लों, वो अपन क्या मान लेते हैं, हम दूरी को मान लेते हैं भाई, दूरी मान लेते हैं क्या है, R है, ठीक है ना। ये दूरी R है। तो कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा बच्चों, ठीक है ना, तो यहां पर जो लगने वाला बल होगा वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग बच्चों जो बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर हुआ भाई, इतना तो सबको पता है क्योंकि ये कूलाम का नियम है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होता है, ठीक है ना, वो ये है, ठीक। यानी ये जो बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है। अब आगे सवाल में ये कह रहा है कि यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए। अब मान ले बच्चों कि इनके बीच K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है, ठीक है ना। तो K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हो तो अब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे बच्चों K परावैद्युतांक के माध्यम में, K परावैद्युतांक के माध्यम में जो आवेश है उनके बीच अब जो बल लगेगा बच्चों, वो रसगुल्लों हमारा बल क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझना। अब जो बल हो जाएगा F डैश बराबर, इसको हम ले लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब की बार K हो जाएगा क्योंकि कह रहा कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जा रहा है। तो इसके बाद यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर हो गया। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, F डैश बराबर भाई 1/K, अगर ऐसे बाहर रखेंगे बच्चों तो ये पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा भाई ये है क्या, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इक्वल टू FK है। ये बच्चों FK बराबर है। देन अब क्या करेंगे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं F डैश बराबर भाई ये पूरा का पूरा F है, तो F अपान ये क्या है, K है। तो जो लगने वाला बल हो जाएगा बच्चों, वो बल क्या हो जाएगा, F अपान K हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आपके 2021, 22, 23 लगातार पूछा गया है। 2022 में तो 2 सेट में आया था और 23 में भी 2 सेट में पूछा था, ठीक। यहां पर भाई थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है, इसके स्थान पे कोई वैल्यू दे सकता है, ठीक है, या फिर आवेश Q1 Q2 के स्थान पे और कुछ मान सकता है, भले कुछ भी माने बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट रसगुल्लों हमारा सेम होगा। तो ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं अगर आप नहीं देख कर जाएंगे। बट डोंट वरी, हमने बोला है ना सबका निपटारा होगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अपन सबका, इंग्लिश, हिंदी, हर एक टॉपिक का निपटारा करेंगे। डोंट वरी।
क्लियर। चलिए बच्चों, तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये गलती मत करना, कॉपी और पेन साथ में होनी चाहिए भाई, हवा हवाई में नहीं पढ़ना है। वक्त नहीं है रसगुल्लों, मेहनत करिए, बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में भाई समय से ज्यादा कोई ताकतवर है नहीं, है ना। आज समय का आप मजाक बनाओगे, समय को यूं समझिए, आज अगर आपने समय को बर्बाद किया तो कल समझ लो समय आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए समय को आप बिल्कुल भी उसका दुरुपयोग ना करें, समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखें, समय का सही उपयोग करें। क्लियर। चलिए बच्चों, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा बदलाव है, अब की बार थोड़ा सा बदलाव है। और ये क्वेश्चन भी हर साल पूछता है, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछेगा। कह रहा है कि यदि दो बिंदु दो आवेशित कणों के बीच, अब की बार कह रहा है दो आवेशित कणों के बीच की जो दूरी है दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक, बट डोंट वरी। तो इसमें भी भाई क्या करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं भाई एक आवेश Q1 आवेशित कण है, जिस पर Q1 आवेश है, दूसरा Q2 है, ठीक है। और उसके बीच की दूरी बच्चों हम मान लेते हैं वही चीज कि जो दूरी है वो क्या है, तो भाई दूरी R है, ठीक, दूरी R है। तो हमें पता है इनके बीच जो लगने वाला बल होगा, अभी हमने क्या देखा, जो बल देखा बच्चों वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 मतलब Q1Q2/R स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाता है, लगने वाला बल, ठीक है ना, ये लगने वाला बल यानी कूलाम के नियम से। अगर इसमें हम देखें बच्चों, इसमें हमें कुछ चीजें पता चल रही, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर हम देखें जो F है वो क्या है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर यूं कह लें कि जो F होता है बच्चों वो क्या है, इनके बीच मतलब जो आवेशित कण है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। कूलाम का नियम यही तो कहता है, जो दो बिंदु आवेशित मतलब दो आवेशित कणों के बीच जो भी आवेश होते हैं यानी उन पर जो चार्ज होता है, ठीक है ना, उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई यहां पर दिया है बच्चों दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर भाई F प्रोपोर्शनल 1/R भाई स्क्वायर है, तो इसका अगर दूरी को दोगुना कर दें हम, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब जो है बच्चों F जो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4। तो जो बल हो जाएगा, ठीक, बल हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि बल 1/4 हो जाएगा, ठीक, यानी जो कार्य करने वाला बल होगा बच्चों वो 1/4 हो जाएगा। यानी इसमें बहुत ज्यादा करना नहीं होता है कुछ भी, बाकी आप यहां पर भी वैल्यू रखते तो ये 1/4 आगे हो जाता, ये पूरा का पूरा F बराबर होता है, तो इसका मतलब ही वही है कि 1/4, ठीक। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन, अब यहां तो भाई या तो यहां पर कह देगा कि आधी हो जाएगी दूरी, या तो 2 गुनी कर देगा, या तो 3 गुनी, या 1/4 कर देगा, चाहे जो करे बच्चों, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन मजेदार है ना, मजेदार है, उतने ही मजे में अपन पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक। पढ़ाई का आनंद लेते हुए भाई हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन रखेंगे, ठीक है ना अपनी। कह रहा है कि एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3Q - 2Q Q तथा +2Q आवेश रखे हैं, तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो भाई ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तो एकदम हलवा है बच्चों। इसमें क्या है, आवेश दिए गए हैं, ठीक, आवेश दिया कितना है, प्लस का 3Q, और उसके बाद माइनस का 2Q दिया है, ठीक, प्लस का Q दिया है, और साथ ही साथ एक प्लस का 2Q दिया है। तो यहां से बच्चों हम निकाल सकते हैं डेल्टा Q, ठीक,
डेल्टा क्यू इस तरह से लिख दीजिए या कैपिटल में लिखिए। डेल्टा क्यू का मतलब सबका योग कर देना है, तो सबका योग करेंगे बच्चों तो ये 3 क्यू है, ठीक, प्लस करके ये माइनस का 2 क्यू है, ठीक है ना, प्लस क्यू हो जाएगा और प्लस का 2 क्यू हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं भाई 3 में से 2 गए, 1 क्यू हो गया यहां पर और प्लस क्यू प्लस 2 क्यू, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका, यानी डेल्टा क्यू बराबर भाई 2 2 4 क्यू। अब कह रहा है कि भाई पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए भाई कुल वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है तो फाई ई बराबर कुल वैद्युत फ्लक्स, तो यहां पर हमने डेल्टा क्यू रखा है, या क्यू अकेले कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला होता है गॉसियन पृष्ठ में, ठीक है ना, गॉस कीपर में आपने पढ़ा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको यहां पे फाई ई बराबर, ठीक, वैद्युत जो फ्लक्स हो जाएगा ये पूरा का पूरा आ गया है 4 क्यू, ठीक है ना, 4 क्यू आ गया है यानी 4 क्यू, और उसके बाद नीचे एप्सिलॉन नॉट, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट है, लगातार इसको कई बार पूछा गया है बच्चों, इसलिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकता है। भले यहां पर वैल्यू कुछ भी चेंज कर देगा आगे पीछे, लेकिन आपको निकालना इसी तरह से है, ठीक है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है बच्चों, कह रहा है कि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। चलिए बहुत ही सिंपल है और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसको कई बार करवाया है बच्चों, ठीक, लेकिन चीजें बार बार देखने से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, आपका ही फायदा है। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर कहेगा या किन कारकों पर निर्भर होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता के लिए फार्मूला होता है वो होता है आपका C बराबर के परावर्तांक होता है K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अपान क्या होता है, D होता है। ठीक, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए बच्चों फार्मूला होता है। अगर देखें तो धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो इसमें से आपको बच्चों कुछ चीजें पता चली हैं। ठीक, पहला जो है, जो पहला दिख रहा है बच्चों, जो C है वो परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, ठीक है ना, परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है बच्चों, अगर प्लेटों के बीच कोई संधारित्र रख दिया जाए, कोई संधारित्र मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दी जाए, ठीक है ना, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, जैसे कांच होता है, कागज है, रबड़ है, इस तरह से, ठीक, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो बच्चों ये जो संधारित्र की धारिता है उसका मान बड़ा हो जाएगा, यानी वो बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, इसका अर्थ यही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है बच्चों, ठीक, दूसरा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दूसरा कह रहा है जो C है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। मतलब यहां पर क्या है कि भाई प्लेटों का क्षेत्रफल में विस्तार होगा, प्लेटों की का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ जाएगा, इसका अर्थ यही होता है। ये कम होगा तो इसका मान भी कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तीसरा चीज बच्चों देख लेते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट है तो भाई ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, इस पर निर्भर करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चों ये क्या है, ये कांस्टेंट है, यानी नियतांक है, तो इससे नहीं मतलब है। अगला जो है संधारित्र की जो धारिता है बच्चों वो किस पर निर्भर करती है रसगुल्लों, तो 1/d। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी
के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि भाई C का मान बड़ा होगा तो प्लेटों की दूरी कम होनी चाहिए, प्लेटों की दूरी बड़ी हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी, संधारित्र की धारिता घट जाएगी। तो किस किस पर निर्भर करता है आपको पता चल गया, ठीक है ना। पहला है बच्चों कि परावैद्युत यानी परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, ठीक, परावैद्युतांक पर निर्भर करती हैं। अगला है कि भाई क्या है, प्लेटों के क्षेत्रफल, ठीक, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है जब अनुक्रमानुपाती होता है तो इसका अर्थ ये होता है बच्चों के का मान बढ़ेगा तो सी का मान भी बढ़ जाएगा, के का मान घटेगा तो सी का मान भी घट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल कम होगा संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा होता है कि भाई प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाएगी तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी, और संधारित्र की धारिता जब बढ़ेगी तो प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। क्लियर, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी दमदार है, ठीक, 2021, 22, 23 में भी पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कह रहा है कि समान मतलब संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, ठीक, धारिता क्यों बढ़ जाती है। या फिर अथवा में इस तरह से पूछ सकता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अभी बच्चों हमने क्या देखा, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, ठीक, समांतर प्लेट की जो संधारित्र की धारिता है इसके लिए फार्मूला देखा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A, या A आगे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, और अपान का क्या हो जाता है बच्चों D। ये फार्मूला भी हमने देखा, ठीक। तो इस फार्मूले से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इस फार्मूले से बच्चों हमें एक चीज ये पता चला है कि जो C है, ठीक, वो क्या है, K के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। K के क्या है बच्चों, अनुक्रमानुपाती है। तो यहां पर यह चीज बोल रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में आप गौर से देखिए कि कह रहा है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक, इन प्लेटों के बीच में कह रहा है बच्चों कि अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से बच्चों कि यहां से हमें यह मिल गया है, लिखेंगे बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। तो दूसरे वाले का आंसर तो भाई अपने को मिल गया, ठीक, दूसरे वाले का आंसर मिल गया बच्चों, क्योंकि हमने बताया ना कि भाई K का मान बढ़ेगा, जो C है K के अनुक्रमानुपाती है, परावैद्युतांक का मान बढ़ेगा, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ भर दोगे तो संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, तो उसका कारण देखते हैं बच्चों, धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो जरा गौर फरमाइएगा, फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V, ठीक है ना। भाई यही तो होता है कि जो क्या होता है, आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो यहां से बच्चों जो ये फार्मूला है C बराबर Q अपान V, ठीक, Q अपान V,
अगर यहां से देखेंगे तो एक चीज हमें पता चल रही है बच्चों, इसमें जो C है वो क्या है रसगुल्लों, विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए फार्मूले से ही सब कुछ पता चलता है। तो C जो है यानी ये आवेश के समानुपाती है, ठीक है ना। जितना ज्यादा आवेश होगा यानी जितना ज्यादा हम प्लेट को चार्ज करेंगे धारिता का मान उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा है कि भाई ये विभवांतर का मान बढ़ेगा तो C का मान घट जाएगा, अगर C का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो पहला वाला रीजन है बच्चों, ठीक ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा दूसरी तरीके से आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें हम लिखेंगे, ये लिखेंगे चूंकि विभवांतर, चूंकि विभवांतर का मान घट जाता है, का मान घट जाता है, ठीक। चूंकि विभवांतर का मान घट जाता है यही कारण है कि जो धारिता है वो बढ़ जाती है, इतना लिखना है। चूंकि विभवांतर का मान घट जाता है जिसके कारण या जिससे धारिता बढ़ जाती है, ठीक। इतना याद रखना बच्चों। तो दो टाइप से पूछ सकता है इसको और दोनों में थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन सेम ही। यहां पर यह पूछा है कि धारिता क्यों बढ़ जाती है और दूसरे में पूछा है कि भाई अथवा में कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें यह जरूर पता है कि धारिता बढ़ जाती है लेकिन क्यों बढ़ जाती है तो उसका भी रीजन हमने लिख दिया है। क्लियर बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट करना रसगुल्लों और कॉपी पेन तो जरूर हाथ में होनी चाहिए क्योंकि आज का ये जो सेशन है ना बहुत ही लाजवाब है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति करने में कितना कार्य करना होगा, ठीक। अब देखिए मान लेते हैं कि दो बिंदु है भाई, दो बिंदु है बच्चों, क्या है, ए से बी है, ठीक। तो बी से ए तक किसी चीज को लाना है, कोई मान लेते हैं आवेश यहां से उठाकर यहां पर लाना है, ठीक है ना। आवेश को यहां से यहां तक लाना है तो लाने में कह रहा है किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा। एक चीज को गौर से देखिएगा, इसमें बोला है बच्चों समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ में हमको मालूम है रसगुल्लों कि एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, 0 होता है। याद आया कुछ, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हमने बताया था, ठीक। तो यहां पर भले 800 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया है लेकिन क्या है बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक, इसका कारण लिख देते हैं कि समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से आवेश को, ऐसे लिखिए, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक, शून्य होता है। तो यहां पर इसको लगाने की जरूरत है ही नहीं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा बच्चों वो कितना होगा, 0 काम किया जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, भले ही वैल्यू कुछ भी दे दे, आपको परेशान करने के लिए देगा, वैल्यू कुछ ना कुछ देगा और आप उसी में परेशान रहोगे और इसको किसी न किसी तरीके से लगाने का प्रयास करोगे। लेकिन वो चीज ध्यान देना जो है वो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया। चलिए इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। एक बाकी अदर तो हम मैराथन में वन शॉट में करवा ही रहे हैं। क्लियर? चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 2021, 22, 23 लगातार पूछा गया है, 23 में भी पूछा था और सेम इसी तरह का पूछा था। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्यों? क्या कारण है कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है? चलिए बच्चों समझते हैं इसको कि क्यों नहीं काटती हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक साथ हम वैद्युत बल रेखाओं, दो वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं इस तरह से, ठीक? और यहां पर अगर हम देखें तो जहां पर ये काट रही हैं, मिल रही, मान लेते हैं बिंदु हम P दे देते हैं बच्चों। तो एक साथ यहां पर दो दिशाएं, एक तो ये दिशा हो गया, एक ये, ठीक? यानी अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती बच्चों, तो एक साथ ये किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं जो मतलब रेखाएं हैं, इनकी दो दिशाएं एक साथ बन जाती, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं। क्लियर हो गया? चलिए अब लिखेंगे क्या? चलिए वो देखते हैं बच्चों, जो लिखने वाली चीजें हैं। तो लिखेंगे यहां पर कि यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर, यानी जहां पर ये बिंदु कटान बिंदु है ये P, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात स्पर्श रेखाओं खींचने का मतलब यह है, अर्थात वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होती, वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होती, ठीक? यानी एक साथ वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होती, ठीक? जबकि यह असंभव है, ठीक? यानी एक साथ वैद्युत बल की दो रेखाएं कभी नहीं हो सकती, ये असंभव है। ठीक है ना बच्चों? यही कारण है कि एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लिख सकते हैं कि अतः वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक? वैद्युत बल रेखाएं बच्चों एक दूसरे को काटती नहीं है। इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार ऑलरेडी करवा चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना हम बार बार ये चीज बोलते हैं बच्चों, चीजें जितना आप देखेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगी। ये चीजें बार बार आपके सामने दिखाई पड़ेंगी, आएंगी, तो भले ही आप कुछ भी नोट्स भी नहीं बनाएंगे ना, देन उसके बाद भी क्या है, ये चीजें आपके माइंड में स्टोर हो जानी है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि आप नोट्स ना बनाओ। आप जितना हो सके बच्चों कॉपी पेन लेकर के बैठिए, अदरवाइज आप क्लास देखते रहेंगे, चीजें दिमाग से उड़ती रहेंगी। ऐसे में है नोट्स एक बार बना लेंगे, उसके बाद एग्जाम के पीरियड में भी आप जो नोट्स बनाए हैं एक बार फटाफट नोट को उलट करके 5 से 6 घंटों में देख लीजिए, सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है रसगुल्लो? इसलिए हम बार बार ये बोलते हैं कि नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, ठीक? क्योंकि अब आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है, अब चाहे उस वक्त को भाई आप गंवा दीजिए, चाहे उसका अच्छा उपयोग करिए। क्लियर हो गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी मजेदार है।
ठीक, देखने में छोटे होते हैं, लेकिन बच्चों या तो ये देखिए 1 नंबर में तो नहीं, ये 2 नंबर से कम के पूछे ही नहीं जाते हैं, या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन राशियों पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है किन राशियों पर या किन कारकों पर निर्भर करता है, ध्यान से समझिए। एक फार्मूला बच्चों हमने बताया था, रो बराबर RA/L, याद है। यहां से अगर देखें भाई तो R बराबर क्या होता है, R बराबर केमिस्ट्री में भी बताया था बच्चों, मैराथन क्लास में 1 शॉट में, R बराबर क्या होता है, तो रो इंटू L अपान क्या होता है बच्चों, A होता है। क्लियर, ये तो होता है रो इंटू L अपान A होता है, ये फार्मूला होता है। तो यही चीज पूछ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन राशियों पर निर्भर होता है। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछे कि किन राशियों पर निर्भर होता है किसी मतलब कोई भी यहां पर आपका क्या है, कोई राशि हो और ये पूछ ले, जैसे प्रतिरोध पूछ लिया है, जैसे इसके पहले हमने संधारित्र की धारिता के बारे में देखा, तो जो भी पूछा जाए तो उसको अगर निर्भरता निकालना होता है तो हम हमेशा बच्चों फार्मूले से ही निकालते हैं, इस बात का याद रखना, ठीक है ना। ये कभी भी आपके माइंड में ये चीजें अगर घुस गई तो कभी नहीं निकलेंगी, इतना याद रखना कि फार्मूले से ये सब चीजें होती हैं। तो कह रहा है कि प्रतिरोध किन राशियों पर निर्भर होता है, तो हमने R बराबर निकाल लिया, जब यहां से R बराबर रो इंटू L अपान A, तो यहां से अगर हम देखें बच्चों तो जो R है बच्चों, सबसे पहले वो भाई एक तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना, किसके है, तो भाई है लंबाई के, पहला चीज। और दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज क्या है कि जो तार का प्रतिरोध है R है, वो तार के प्रतिरोधकता, ठीक है ना, प्रतिरोधकता यानी रो पर निर्भर करता है। और तीसरी चीज जो है बच्चों, जो तीसरी चीज है कि जो तार का प्रतिरोध है वो क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहां से क्या निकला कि अगर किसी तार की लंबाई खींचकर हम बढ़ा दें, तार की लंबाई किसी चालक की, ठीक, या किसी धातु की लंबाई अगर हम बढ़ा देते हैं बच्चों, तो लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज है मतलब पदार्थ की प्रतिरोधकता, तो ये जो प्रतिरोध होता है वो तार की प्रतिरोधकता उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरी चीज, जो तार का प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कोई तार है तो इसकी मोटाई जो है, तो इसकी मोटाई बच्चों, तार की मोटाई अगर ज्यादा होगी प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक। ये जो मोटाई है भाई, ये मोटाई जितनी ज्यादा होगी, मोटाई अगर ज्यादा हो जाएगी प्रतिरोध कम हो जाएगा, मोटाई कम होगी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो यानी क्षेत्रफल कम होगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो मतलब वही चीज, क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध बड़ा हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, तार का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है यानी तार की मोटाई ज्यादा है, तो प्रतिरोध का मान छोटा हो जाएगा। इतना याद रखना बच्चों, ठीक। इस तरह से भी पूछ सकता है कि यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए तो तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आई बातें रसगुल्लों? चलिए, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे भाई चालक पर निर्भर करता है, सॉरी चालक की लंबाई पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर। इसका मतलब यह है बच्चों, अगर तार की लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा, ठीक। दूसरा है पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक। तीसरी चीज है बच्चों, तो ये क्या है कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल पर इस तरह से होता है कि भाई क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल कम होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हम क्या है इस क्वेश्चन को भी निकालेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये तो और भी ज्यादा दमदार है,
ठीक, इसको हम इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी अगर बोले ना वो कम है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन ही इतना शानदार है कि कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब ये क्वेश्चन ना दिखाई पड़े। लेकिन डोंट वरी, इतना ज्यादा एकदम मक्खन से ट्रिक बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, ऑलरेडी इसको हम करवा भी चुके हैं, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा आपको। कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक बच्चों, चलिए इसको देखिए किस तरह से करेंगे। ठीक, जैसे अगर मान लें बच्चों कि यदि चालक का प्रतिरोध, यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो उसकी लंबाई खींचकर n गुना कर देने पर नया प्रतिरोध। ठीक, तो जो नया प्रतिरोध हो जाएगा उसको हम मान लेते हैं। देखिए नया प्रतिरोध बराबर जो फार्मूला होगा बच्चों, तो नया प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, ठीक, गुना का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्लियर बच्चों, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, नया प्रतिरोध को R डैश से मान लेते हैं। R डैश बराबर n गुना का मतलब हमने क्या बताया, n है, n स्क्वायर हो गया बच्चों, है ना, ये गुना दिया है। और भाई पुराना प्रतिरोध क्या है, R, तो R हो गया, तो n स्क्वायर गुणे R। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक फार्मूला हो जाएगा कि नया प्रतिरोध बराबर गुना का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। तो कभी कभार तो यहां पर लंबाई 2 गुना दे देगा, और मतलब लंबाई 2 गुना 3 गुना नहीं देगा, केवल n गुना कर देगा और प्रतिरोध केवल R लिख देगा। तो अब केवल आपको ये फार्मूला ही लिख देना है, आंसर पूरा हो गया आपका। लेकिन ये सवाल भाई इसको क्या है, एक सवाल की तरह से पूछ लिया है बच्चों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, डोंट वरी। इसमें कह क्या रहा है भाई, बोल रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध है, यदि जो पुराना वाला प्रतिरोध है बच्चों R का मान जो है वो 50 ओम है। ठीक, और वो कह रहा है आगे n का मान भी दे दिया है, गुना गुनी की बात करें तो 2 गुना। तो भाई क्या करेंगे हम, नया प्रतिरोध यानी R डैश बराबर n का स्क्वायर करेंगे बच्चों, यानी 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध 50 है। तो भाई ये कितना हो गया, 2 4 हो गया और गुणे 50 हो गया। मतलब बच्चों कितना आया, ये आ गया आपका कितना, 200। ठीक, 200 ओम, यानी पुराना जो प्रतिरोध हो जाएगा, सॉरी नया जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 200 ओम हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। हमने बोला ना लगभग हर एक साल क्वेश्चन पेपर में भाई ये दिखाई पड़ता ही पड़ता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से भाई या तो आप लंबाई भी निकाल सकते हो, नया पुराना दोनों देगा, लंबाई पूछ लेगा, ठीक है ना। या तो हमने बताया कि भाई क्या है, पुराना मतलब नया प्रतिरोध दे देगा, लंबाई दे देगा, पुराना पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको नहीं घबराना, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पर एकदम क्या है भाई मजबूती से टिके रहना है। क्लियर। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेहद जानदार, दमदार, शानदार है। ठीक, इसको भी ताला लगा कर रखिए, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन की भी बात करें बच्चों तो ये भी 2021, 22, 23 ये भी गैप नहीं किया है, लगातार पूछा है। इसको भी क्वेश्चन है कि तांबे के एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर निम्नलिखित राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, यानी n का मान तो अपने को मिल गया ना रसगुल्लों, हमने इसके पहले बोला है भाई
ठीक, n का मान तो मिल गया है, n का मान 2 गुनी कर दिया है। ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भी हमने बोला ना एक चीज, क्या बताया भाई, हमने एक फार्मूला बताया था अभी कि नया प्रतिरोध यानी R डैश बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। ठीक, तो R डैश बराबर n का मान तो भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। ठीक, तो यानी जो नया प्रतिरोध आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 4R। ठीक, तो प्रतिरोध कितना हुआ रसगुल्लों, 4 गुना। तो हो जाएगा बच्चों कि प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है बच्चों कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पहले ही हमने एक क्वेश्चन देख रखा है कि जो यहां पर क्या कहा गया भाई कि हाँ, तांबे के तार की लंबाई खींचकर अगर दोगुनी कर दी जाती है तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्रतिरोधकता नियत रहेगी, यानी प्रतिरोधकता पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। हमने बताया बच्चों प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रतिरोधकता नियत रहेगा। ठीक, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि प्रतिरोधकता चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ये चीज होता है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए तीसरा चीज क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बच्चों अनुगमन वेग के लिए फार्मूला होता है। ठीक, अनुगमन वेग में आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला कि v सफिक्स d बराबर e इंटू वी होता है अपान l और यहां पर टाउ होता है। ठीक, ये फार्मूला आपको याद अगर होगा बच्चों तो यहां से अगर हम देखें, ठीक नीचे l है इतना याद रखना, यहां से अगर एक चीज देखें तो हमें ये चीज पता चल रहा है बच्चों जो अनुगमन वेग है v सफिक्स d है वो तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। हमने बोला ना कि फार्मूले से ही सब चीज क्लियर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रांतिकाल है, आपने पढ़ा होगा ठीक, किसमें, वैद्युत धारा वाले चैप्टर में। तो यहां पर जो v सफिक्स d है वो क्या है, तार की लंबाई के मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, यानी लंबाई बढ़ जाएगी तो अनुगमन वेग कम हो जाएगा, अगर लंबाई कम है तो अनुगमन वेग ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बच्चों जो अनुगमन वेग होगा, ठीक है ना, अनुगमन वेग यानी v सफिक्स d, यहीं से देख लेते हैं, जो v सफिक्स d हो जाएगा, तार की लंबाई 2 गुना कर दे रहा है 1/2, तो भाई क्या हो जाएगा वेग, ठीक, अनुगमन वेग लिखेंगे, अनुगमन वेग 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुगमन वेग कितना हो जाएगा, वो 1/2। ठीक, लंबाई हमने बताया कि लंबाई कितना कर रहा है, लंबाई भाई 2 गुना कर दे रहा है, तो अनुगमन वेग का मतलब है क्या है, वो भी 1/2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से अब लेकिन 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था रसगुल्लों वो थोड़ा अंतर था, यहां पर तांबे वेबे का नाम नहीं था, केवल धातु का एक तार बोल दिया था बच्चों, और यहां पर भाई लंबाई 2 गुना ना देकर 3 गुना कर दिया था। तो कुछ भी कहे बच्चों, अपने से क्या मतलब, भाई अपने को तो अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है ना, कुछ भी पूछे हमको भाई इससे थोड़ी ना डरना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लो रसगुल्लों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। हमने बोला ना कि जो टेक्निकल थोड़ा क्वेश्चन होते हैं बच्चों हर साल पूछता है। ठीक, आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है। ठीक, किसके बारे में, तो आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन मतलब कारकों पर निर्भर करता है। तो आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, सबसे पहला है बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। इसका मतलब यह है बच्चों कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर, जो मतलब सेल की प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ जाए, प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए तो दूसरा क्या होता है भाई, पहला तो हो गया कि प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूसरा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक, यानी जो भी उसमें घोल होता है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो ध्यान से समझिएगा, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता का मतलब यह है कि जो भी उस सेल में जिस भी पदार्थ का घोल होगा, जैसे भाई H2SO4 का घोल हो सकता है, HCl का घोल हो सकता है, ZnSO4 का घोल हो सकता है, ठीक है ना, CuSO4 का। तो जो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो बच्चों, तो उसकी सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, आंतरिक प्रतिरोध होगा, वो भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। तो ये होता है, ठीक है ना, अगर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है ये तो भाई उतना ज्यादा हम यूं नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पूछा जाता है। ठीक, भले ही गैपिंग करता है कि भाई अब की बार पूछ लिया, हो सकता है 1-2 साल ना दिखाई पड़े, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांतों पर कार्य करता है और इसमें नर्म लोहे की क्रोड क्यों बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर में मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको पता है बच्चों ट्रांसफार्मर क्या है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर, बहुत ज्यादा इसमें डीपली कुछ जाना है नहीं, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो कह रहा है कि इसमें नर्म लोहे की क्रोड क्यों बनाई जाती है। तो बच्चों देखिए, इसमें नर्म लोहे की क्रोड इसलिए बनाते हैं कि जो नर्म लोहे की क्रोड होती है, ठीक, उसमें क्या होते हैं, शक्ति क्षय, अगर बात करें ऊष्मा का जो क्षय होता है वो कम होता है। ठीक, यानी भंवर धारा कम उत्पन्न होती है। तो लिखेंगे कि इसमें नर्म लोहे की
क्रोड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये मतलब ये चुंबकत्व को जल्द ही एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और खो भी देते हैं, क्योंकि ये चुंबकत्व को जल्द धारण करने की क्षमता रखते हैं, जल्द धारण करने की क्षमता रखते हैं और जल्द ही क्या करते हैं बच्चों, चुंबकत्व के खो देते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह होता है कि इससे ऊष्मा क्षय कम होती है। अब ऊष्मा क्षय कम होगा यानी ऊष्मा कम भाई खत्म होगी, कम नष्ट होगी, इसके कारण जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता जो है वो बनी रहेगी। क्लियर, बस इतनी सी बात है। और नर्म की लोहे, कभी कभार पूछता है कि नर्म लोहे की प्लेट को एक के ऊपर एक पटलित क्यों रखते हैं, तो पटलित रखने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि बच्चों इसके बीच जो भंवर धारा होती है उसे कम से कम यानी उसके मान को कम किया जा सके, अन्यथा भंवर धारा के कारण ट्रांसफार्मर में ऊष्मा क्षय की मतलब जो ऊष्मा क्षय होती है या ऊष्मा हानि बहुत ज्यादा होती है। बस यही लॉजिक है इसका और कुछ भी नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक तो जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ।